हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तसर रेशम कीट पालन ध्यान देने योग्य जरूरी पहलू। एंथोरियम फ्लावर की खेती से कमाएं अच्छा मुनाफा। अपना राज्य झारखंड वन संपदा से भरा पड़ा है और प्रदेश के ज्यादातर आदिवासी किसान खेती के साथ साथ इनमें तसर रेशम कीट का पालन करते हैं। वर्तमान में जो किसान रेशम कीट का पालन कर रहे हैं, उन्हें इससे अच्छा रेशा प्राप्त हो, इसके लिए किसान कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय तसर रेशम कीट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला रांची के निदेशक डॉक्टर के सत्यनारायण। मैं जो अन्नदाता इस कार्यक्रम से जो भी है हमारा कृषक बांधव लोगों को जो भी गतिविधियां का जो तसर रेशम का गतिविधियों को जो जानकारी लेने के लिए मैं अन्नदाता को बहुत आभार हूं। जो खेती बाड़ी का बढ़िया से आप निष्क्रमण करिए ताकि जो ब्लीचिंग और चूना का जो मिश्रण के साथ आप पूरा जो अपना जो खेती बाड़ी का जो निष्क्रमण करिएगा। तसर रेशम कीट पालन में विभिन्न कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है जो कि रेशम के कीटों को काफी क्षति पहुंचाते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए आप चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें और कोई मृत कीट हो तो उसे तुरंत जमीन में दबा देना चाहिए। आगे से जो भी जो फार्म वेस्ट जो रहता है उससे जो छोटा सा स्तर से जो उसका जो भी जलन करा दीजिए ताकि जो पैथोजन जो भी रहेगा वो पूरा साफ हो जाएगा, ताकि आगे का आपका जो बीज का फसल और बढ़िया से आपको गुणवत्ता का जो बीज गोटी मिलेगा और उससे आपका आमदनी भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो अगले फसल का आपका जो प्रूनिंग करवाना ताकि आपका अच्छा सा पौधा और जो क्वालिटी के साथ आपको मिलेगा और सही समय पे आप अपना जो नेक्स्ट बीज फसल आप ले सकेंगे। और जैसा आपका एक बार अपना जो भी जो प्रूनिंग हो गया, जो पहला जो नेक्स्ट मानसून के पहले मतलब जो मई का आसपास में जो भी गाल वगैरह जो आता है उसका जो हमारा जो भी तकनीकी है आप अपनाइए और उसके साथ साथ यूरिया का जो स्प्रे करिए ताकि अपना जो फसल का मतलब जो पौधा का जो गुणवत्ता बढ़ेगा। तसर रेशम कीट पालन में स्वस्थ वातावरण एवं सफाई का विशेष महत्व है।
कीट पालन स्थल को साफ एवं स्वच्छ रखा जाए और पौधों के आसपास की घास की साफ सफाई करें। सूखी तथा रोग ग्रसित शाखाओं को काट कर हटा दें। हमारा जो बीज फसल जो खत्म हो चुका है, अभी किसान भाई जो अपना जो भी पौधा जो जहाँ जहाँ है खेती बाड़ी का, इसमें पूरा जो पैथोजन जो लगे हुआ है उसका निसंक्रमण करना बहुत उचित है। अभी जो इसके लिए जो 9 बाग चुना और 1 बाग जो ब्लीचिंग पाउडर का मिश्रण को पूरा छिड़काव करिएगा। और उसके साथ साथ जो अपना पौधा का पूरा जो चारों ओर जो बेसिन लगा के इस तरफ से किसान भाइयों अपना पूरा जो खेती बाड़ी का बढ़िया से जो ठीक ढंग से आपका पौधा का आप अच्छा सा मेंटेन करिएगा, ताकि आगे का बेसिक सीड क्रॉप का बहुत अच्छा आपको जो गोटी मिलेगा और आपका आमदनी बढ़ेगा। जो किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं, वे बकरी फार्म में कुछ विशेष जानकारियों को ध्यान में रखकर अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए बकरियों में लगने वाली वैक्सीनों के साथ ही खान पान प्रबंधन, साफ सफाई और रख रखाव में कौन कौन सी सावधानियां रखें, इन सभी विषयों पर जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर SK श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे बकरी पालन पर, खासतौर से इस बदलते मौसम में, जब आने वाले समय में ग्रीष्म ऋतु आ रही है, तो हम अपनी बकरियों का कैसे लालन पालन करें, उनकी आहार व्यवस्था कैसे करें, उनके खान पीने की व्यवस्था कैसे रखें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत आसानी से हर मौसम में पल जाने वाली नस्ल तो है, लेकिन जो बहुत ही जो तीव्र जलवायु वाले समय है, सीजन है, उनमें इनकी खास देखभाल भी करें। बकरियों का आवास प्रबंधन। बकरियों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा होना चाहिए। आवास को हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था करें। आवास में प्रति बकरी को 12 वर्ग फीट की जगह दें। जो छत है वो थैच रूप हो, जैसे ए शेप में, बीच में ऊंचाई और साइड में थोड़ा सा नीचाई लिए हुए हो। पर्याप्त जगह हो, ओवर स्टॉकिंग ना हो, एक ही जगह एक ही बाड़े में बहुत ज़्यादा पशु ना रखे जाएं, और साथ में उनमें क्रॉस वेंटिलेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। छायादार स्थान की व्यवस्था अति उत्तम है, उससे जानवर अत्यधिक गर्मी के चपेट में आने से बचेगा, लू लगने से बचेगा। मल मूत्र का निष्कासन बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए ताकि उसमें अमोनिया कलेक्शन ना हो, हवादार घर हो, साफ हो और गंध रहित हो, उसमें बदबू इकट्ठी ना हो, कीट पतंगे ना पनपें, और टिक्स का ट्रीटमेंट भी समय समय पर करते रहें, तो इनसे हम किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए हम तैयार हो सकते हैं। बकरियों की अच्छी वृद्धि और विकास हो, इसके लिए खान पान का उचित प्रबंधन करना चाहिए। बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर और मसूर की दाल का भूसा को भी खिलाया जा सकता है। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल और पाकड़ की पत्तियों को भी हरे चारे के रूप में बकरियों को दिया जा सकता है। बकरियां मूल रूप से ऐसी प्रजाति है, ऐसा जानवर है जो कि सब तरह के वातावरण में और सब तरह की परिस्थितियों में यह अनुकूल बैठ जाता है। यह मुख्य रूप से झाड़ीदार पत्ते खाने पर, खासतौर से पैर ऊपर करके चढ़ के उनको तोड़ के मुंह के द्वारा खाती हैं। ये अगर हम सूखा चारा, भूसा, घास, इन सबको अगर पेड़ पौधों की पत्तियों या फलीदार दाने वाले जो हरी घास है उनके साथ 1 और 1 के अनुपात में दे दें, तो ये इस विशेष पशु के लिए, बकरी के लिए रुचिकर भी होता है और साथ में उसके लिए बैलेंस डाइट का काम करता है।
बकरियों के अच्छे विकास के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर बकरियों को दाना या बाट बनाकर खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना मिश्रण तैयार करने के लिए जौ, जई, ज्वार या बाजरा 25 किलोग्राम, खली 25 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 20 किलोग्राम, धान की कनकी 17 किलोग्राम, दाल की चुन्नी 10 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम को मिलाकर अच्छी तरह तैयार करते हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन की बात है तो बकरियों के लिए कई कारक हैं जिसमें हमको ध्यान में रखना पड़ता है। बीमारियों से, विशेषकर संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए हमको जो टीकाकरण तालिका है उसका बिल्कुल अक्षर से पालन करना चाहिए। इस मौसम में खासतौर से जनवरी से लेकर मई के बीच की बात करें तो जनवरी में जहां कंटेजियस प्लूरोनिमोनिया और पीपीआर का वैक्सीन होता है, मार्च में गलघोटू का वैक्सीन होगा और अप्रैल और मई में पॉक्स जिसको चेचक भी बोलते हैं, उसके अलावा एंट्रोटॉक्सीमिया और गलघोटू और मुंह पका खुरपका बीमारी का टीकाकरण बहुत आवश्यक है। जब मेमना रहता है तभी से चरणबद्ध कृमिनाशक दवाओं का भी देना बहुत जरूरी है। जब शुरू में 15 दिन का जब मेमना हो जाता है तभी उसको पाइपराजिन लिक्विड से कृमिनाश किया जा सकता है। उसके बाद 3 महीने की उम्र तक हर 15 दिन में, 3 महीने से 6 महीने की उम्र तक हर महीने और 6 महीने के बाद उस प्रत्येक पशु को हम हर दूसरे महीने कृमिनाशक दवा समय समय पर देते रहें। साथ ही अगर किसी भी पशु में बीमारी दिखती है तो उसका यथोचित बिल्कुल समय पर उपचार शुरू कर दें ताकि उसके ठीक होने की संभावना हो जाए और साथ में वह नुकसान से भी बच पाए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। एंथोरियम एक सजावटी फूल है जिसकी मांग बड़े बड़े शहरों में काफी तेजी से बढ़ रही है और इस मांग को देखते हुए किसान पाली हाउस में इसकी खेती करने लगे हैं। साथ ही इसकी खेती से अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। तो जो किसान इस लाभ को देखते हुए इसकी खेती करने जा रहे हैं वे किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित मौर्य से। बाजार मांग को देखते हुए किसान भाई इस समय एंथोरियम की खेती अच्छे से कर सकते हैं। पहले एंथोरियम की खेती मेनली लोग बस अपने छोटे घरों में करते थे जिससे कि सजावटी के रूप में करते थे, लेकिन अब व्यावसायिक रूप से इसकी मांग बढ़ती गई जिससे किसान भाई इसे बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। पहले इसकी पहले इसके फूल जो थे वो बिकते थे, फूल इसका 5 से 10 रुपए का बिकता था। अब इसके पौधे सहित जो जिसमें पत्तियां लगी हुई होती है वो 25 से 30 रुपए में एक फूल बिकता है। अगर इसको पॉट के रूप में हम डेवलप करके किसान भाई बेचते हैं बाजारों में तो वो लगभग 250 से 300 रुपए प्रति पौधा पाट के रूप में बिकता है। इसका सबसे इसकी वैरायटी के जब हम चूज करते हैं या फिर सिलेक्शन करते हैं तो हमको विश्वसनीय संस्थान से भी इसकी वैरायटी को लेना चाहिए और या तो अपने खेतों में लगानी चाहिए। इसमें मेनली 3 प्रकार के या फिर 3 रंग के वैरायटीज होते हैं। पहला होता है रेड या लाल, दूसरा ऑरेंज, तीसरा व्हाइट। एंथोरियम फूल से अधिक लाभ मिले इसके लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंगों के अनुसार फूलों की प्रजातियां मिलती हैं, जैसे लाल रंग की किस्में टेम्पटेशन, मैरिसस रेड, एविटा, सफेद रंग की किस्में एंजल, मॉरिसस सफेद का प्रयोग कर सकते हैं। और भी रंग की किस्में होती हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों की विभिन्न किस्मों का चयन करना सही रहता है।
क्योंकि बाजार में विभिन्न रंगों के फूलों की मांग होती है। इसके पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्था से ही खरीदना चाहिए। और अब इसके लिए अब हम बात करते हैं कि इसमें टेम्परेचर या फिर इसका कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं। तो इसका कल्टीवेशन हम ओपन फील्ड में कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टेम्परेचर का बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जो विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जो हमारा फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो होता है 15 से 28 डिग्री सेल्सियस। अगर 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर एक्सीड करता है तो इस पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम इसको पॉली हाउस में करते हैं या फिर नेट सेड हाउस में करते हैं। नेट सेड हाउस में करने से क्या होता है, 24 से 28 डिग्री सेल्सियस में इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है बेहतर होता है और फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है इसके लीव्स। और इसमें जो ह्यूमिडिटी होती है पॉली हाउस या नेट हाउस में, उसको हम मेंटेन कर लेते हैं फॉगर से, जो 75 से 80% होता है। अब हम बात करते हैं इसकी क्या मतलब न्यूट्रिशन कैसे करना है या फिर इसका मीडिया कैसे तैयार करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है पौधों को लगाने के लिए मीडिया की जरूरत होती है। इसमें मीडिया छिद्रयुक्त मीडिया यूज होता है। जैसे छिद्रयुक्त मीडिया में हमारा कोकोपीट हुआ, गोबर की सड़ी हुई खाद हुई, सड़ी हुई मिट्टी हुई, पुआल हुआ, सड़ी हुई पत्तियां हुई, इनको हम क्या करते हैं, ये या तो पॉट में भर देते हैं या किसी एक क्यारी में डाल के पानी डाल के इसको सड़ा देते हैं। जब ये सड़ जाती हैं तो इसके जो मीडिया होती है, जो सबस्ट्रेट होते हैं, वो छिद्रयुक्त हो जाते हैं। तब इसमें हम पौधों का प्रत्यारोपण करते हैं। जो पौधे होते हैं या तो हमको टिश्यू कल्चर से प्राप्त होते हैं या तो हमको साइड सकल्स से प्राप्त होते हैं। जो पुराने पौधे होते हैं उनके बगल से जो सकल्स निकलते हैं उसको हम साइड सकल्स बोलते हैं। उन्हीं का उपयोग हम नए पौधों के रूप में करते हैं। किसान भाइयों, एंथोरियम फूल की खेती के लिए सबसे जरूरी होता है इसे उगाने वाला मीडिया तैयार करना। मीडिया तैयार करने के लिए कोकोपीट, सड़ी हुई पत्तियां, बालू मिट्टी, लकड़ी का बुरा आधा, घास और पुआल आदि की जरूरत होती है। इन अवयवों क्यारियों में डालकर हल्की सिंचाई करते हैं और कुछ दिन तक इन्हें सड़ने देते हैं। इसके बाद तैयार पौधों या सर्कस की रोपाई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। एक क्यारी में पौधों को 2 से 3 कतारों में लगाते हैं। और इसके बाद हम आते हैं अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो इसमें हमको न्यूट्रिशन कैसे देनी है। इसमें न्यूट्रिशन हम यूरिया डाई पोटास के रूप में नहीं देते हैं। इसमें न्यूट्रिशन हम NPK का सोल्यूशन देते हैं, जो कि 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम पौधों पे स्प्रे करते हैं, जो कि हमारा वीक में 2 बार होता है। इसके बाद हम कैल्शियम नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का 2 ग्राम का सोल्यूशन बना के 15 दिन में एक बार स्प्रे करते हैं। इसमें हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देने की जरूरत होती है, जिससे कि इसका पुष्प का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। उसके लिए हमको 0.1 मिलीग्राम का एक सोल्यूशन बना के लगभग हफ्ते में एक बार इसको हम स्प्रे करते हैं। एंथोरियम फूल की फसल बहुवर्षीय फसल होती है, इसलिए फसल से सही पुष्प उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर कुछ खास प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख है फसलों की कटाई छटाई। प्रत्येक पौधों पर केवल 6 से 8 पत्तियां ही रखना चाहिए। शेष पुरानी पत्तियों और रोग ग्रसित पत्तियों की कटाई कर देनी चाहिए। इससे फूलों की बढ़वार अच्छी होती है। एक बार एक पौधे में 5 से 6 पत्तियां ही रखनी चाहिए, जिससे होता है कि उसका डेवलपमेंट और उसके कलर का डेवलपमेंट अच्छा खासा होता है। फसल में आमतौर पर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसलों पर छिड़काव करें। और अब हम आते हैं हार्वेस्टिंग के पे। तो हार्वेस्टिंग में हमको क्या करना है कि ये लगभग पौधा लगाने के 6 से 8 महीने बाद अच्छे से डेवलप हो जाता है, तब इसमें फूल अच्छे से निकल जाता है। जब हम पत्तियों के देखते हैं कि पत्तियों का कलर 1/3 रंग बदल जाए, तब हम इसको तोड़ने योग्य हो जाता है, तब हम इसको तोड़ सकते हैं या फिर इसके हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5 से 8 महीने में ये तैयार होता है और ये 1 साल में 5 से 6 फूल एक पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो हमारा पौधा होता है, एक बार लगाने के बाद ये 6 से 8 साल तक अच्छे से फ्लावर्स और उसकी लीव्स देता है। और अगर हम चाहें भी तो इसके नए नए पौधे इसी पुराने पौधे से साइड सकर से निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं। और एक पौधे की कीमत हमारी होती है 250 से 300 रुपए और एक फूल की कीमत होती है 25 से 30 रुपए। और इसके पत्तियों को भी हम सजावटी रूप में भी बेच सकते हैं, जिससे हमको एडिशनल इनकम प्राप्त होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह है कि आने वाले दिनों में आसमान साफ रहने की संभावना है एवं हवा की गति 6 से 13 किलोमीटर घंटा रहेगी। आगे के मौसम में परिवर्तन को देखते हुए सलाह है कि जिन किसान भाइयों के पास जैविक खाद उपलब्ध है वे जैविक खाद का प्रयोग ज्यादा मात्रा में करें एवं रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करें। जैविक खेती की अधिक जानकारी जानने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से संपर्क करें। किसान भाइयों, जो लोग सब्जी की खेती किए हुए हैं वे सब्जी के फसल में हल्की सिंचाई कम दिनों के अंतराल पर करें, जिससे आपके फसल की उत्पादन का स्वाद बना रहेगा। जैसे कि सब्जी तीखा यानी कड़वा होने से बच सकता है। जिन किसान भाइयों के आम के बागान में फल के आकार मटर के दाने के बराबर हो गया है वे NPK 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसका प्रयोग किसी भी फफूंदनाशक या कीटनाशक दवा के साथ कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय फसलों को लाल भीम कीट जो कि खेती की मिट्टी में विकसित होता है, जो बाद में पौधों पर चढ़कर पत्तियों का रस चूसकर पौधों को क्षति पहुंचाता है। इससे बचाव हेतु क्लोरोफेरेफॉस 4 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बनाकर पौधों की जड़ के समीप में छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सरैया, जिला मुजफ्फरपुर के कृषक अमित शर्मा ने। ये लीची के बाग में फल विगलन रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अमित शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आप सभी लोगों को मालूम है कि जितने फलदार वृक्ष हैं हमारे बिहार राज्य में समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले में लीची की भरपूर मात्रा में बगीचे को देखने को मिलते हैं और किसान भाइयों से भरपूर आमदनी प्राप्त करते हैं। परंतु कभी कभी जो है कुछ इस तरह की बीमारियां लग जाती हैं, वह भी ऐसे समय पर जब आपके फल जो है बेचने योग्य हो गए हैं बाजार में या कहीं बाहर भेजने योग्य हो गए हैं, उस समय यह बीमारी देखने को मिलती है जिसे हम फल सड़न के नाम जानते हैं, अंग्रेजी में फ्रूट रॉट नाम से जानते हैं। किसान भाइयों, जब आपके लीची के फल तैयार हो जाते हैं यह बीमारी देखने को मिलती है। जो लक्षण दिखाई देते हैं, सबसे पहले जो आक्रांत फल होते हैं उसे आप देखेंगे कि उसके ऊपर के छिलके जो है हल्का मुलायम हो गए हैं। मुलायम के साथ साथ जो है छिलके का जो लालिमा कलर होता है उसके बजाय जो है थोड़ा कत्थई या जो है भूरे या लास्ट में जो है काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। सर्वप्रथम रोग के प्रकोप से छिलका मुलायम हो जाता है और फल सड़ने लगते हैं। इस रोग से प्रभावित फल खमीरीकृत या किण्वित पदार्थ जैसी गंध देने लगते हैं। यह रोग कई प्रकार के फफूंद जैसे अल्टरनेरिया, अल्टरनाटा, ग्लोयोस्पोराइडिस, एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस नाइजर द्वारा जनित होता है। फलों का यातायात एवं भंडारण के समय इस रोग के प्रकोप की संभावना ज्यादा होती है। और उसके बाद जो है वह फल का छिलका जो है बीज से जो है या जहां आक्रांत पोर्शन का छिलका है वहां से फट जाता है। फट जाने के बाद जो है आप उसके ऊपर देखेंगे कि सफेद रंग के कुछ पदार्थ दिखाई देता है जिसे हम फफूंद के नाम जानते हैं। तो इससे
चूंकि अंत समय में जब फल तैयार होता तब इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों को अपने बगीचे की रख रखाव अच्छे ढंग से करें, समय समय पर लीची में पानी का व्यवहार जरूर करें, और साथ ही साथ जो इसके लिए अनुशंसित खाद की मात्रा है, नत्रजन वाली खाद या फास्फेटिक वाली खाद या पोटेशियम खाद है, उसके साथ साथ जो है आप बोरान का भी इस्तेमाल करें। बोरान बोरेक्स के नाम से मिलती है, उसका जो है आप 2% के हिसाब से उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, बाजार मिलती है दवा। और या बोरान जो मिलता है सुहागा के नाम से, उसे आप खाद में मिला करके मुश्किल से जो है 10 से 15 ग्राम प्रति पौधे अगर खाद के साथ इस्तेमाल कर देते हैं, तो अगर बोरान की कमी के चलते या फल में जो क्रैकिंग आ रही है, फटने की समस्या आ रही है, वह रुक जाएगा। फल तुड़ाई के 15 से 20 दिन पहले वृक्षों पर थायोफेनेट मिथाइल 70% WP 2 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करें। फलों की तुड़ाई प्रातः काल 4 से 8 बजे करें और फल तुड़ाई के दौरान फलों को यांत्रिक क्षति होने से बचाएं। फलों की पैकेजिंग 10 से 15% कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाले वातावरण के साथ करें। परिवहन के लिए छेद युक्त फाइबर बोर्ड बक्से का प्रयोग करें। दूसरा ध्यान देना है कि जब आप जो है बाहर आप लीची के फल को तोड़ कर बेचने के लिए कहीं बाहर भेज रहे हैं, दूसरे जिले में या दूसरे प्रांत में, तो निश्चित रूप से जो इसके लिए बॉक्स यूज करते हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए, वह छिद्रदार बॉक्स हो। 40 डिग्री टेम्परेचर पर, 40 डिग्री टेम्परेचर और 85 से 90% ह्यूमिडिटी जिसे हम नमी कहते हैं, उस पर जो है फल को तोड़ने के बाद जो है, जहां पर आप अगर इस तरह की आप सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, तो उसे तोड़ करके एक दिन के लिए उसमें रख देते हैं, तो वो उस टेम्परेचर पर और उस ह्यूमिडिटी पर जो है फल को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें इस तरह की समस्या नहीं आएगी। जिन उपायों को मैंने बताया, उस उपाय को फल की तुड़ाई की करने से पहले बाग बगीचे की जो सफाई करनी चाहिए, जिस बात को ध्यान देना चाहिए, यदि आप करते हैं तो आपके लीची के फल में इस तरह समस्या देखने को मिलती है, शिकायत मिलती है, उससे हम निजात पा सकते हैं और अधिक से अधिक आप उत्पादन जो है लीची के पेड़ से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।